तो हम लोग डायरेक्टिंग के चैप्टर में थे। आ जाओ फटाफट जल्दी से। कोई बात नहीं, चलेगा। हम शांति के साथ आगे बढ़े। शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग डायरेक्टिंग के चैप्टर में थे। शांति काम वाली भाई। तो डायरेक्टिंग के चैप्टर में हम लोग जो कर रहे थे वो हमने खत्म किया था सुपरविजन, फिर खत्म किया मोटिवेशन, और उस दिन हम कर रहे थे लीडरशिप। और लीडरशिप के अंदर भी हमने देखा था व्हाट इज द लीडरशिप। मतलब लीडरशिप वो होती है जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, लोगों को प्रभावित किया जाए, और लोग जो है आपकी तरफ जुड़े और आप जो है उनसे अपना काम करवा सको। दैट इज कॉल्ड रियल लीडरशिप। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है जी। इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। दैट इज लीडरशिप। फिर हमने कहा लीडरशिप के अंदर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। जब हम लीडरशिप के स्टाइल्स बंद कर दो, हवा रही है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप के स्टाइल्स की बात करते हैं, तो हमने स्टाइल्स पढ़े थे लीडरशिप के अंदर। उसके बाद मैंने फीचर्स पढ़े थे ना लीडरशिप के। इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी। बस ना लीडरशिप जहां से स्टार्ट किया हमने। लीडरशिप में पहले उसकी मीनिंग पढ़ा, फीचर, उसके टाइप्स, मतलब स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो पहला पढ़ा था हमने ऑटोक्रेटिक, जहां पे वन वे चलता है, वन वे कम्युनिकेशन। बॉस सेंट्रेड लीडरशिप बोलते हैं इसको। बॉस के इर्द गिर्द और किसी से पूछा नहीं जाता, बस थोप दिया जाता है फैसला। कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो बस बॉस क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा और आपके सिर पर डाल देगा। आप उसको पसंद करो ना करो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी। हो गई थी बॉस सेंट्रेड लीडरशिप। फिर हमने अगली पढ़ी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मैंने जिसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। जैसे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ हम चुनते हैं। ऐसे वहां पे भी लीडर जो होता है वो सबकी सुनता है। कोई भी फैसला करना होगा तो पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें पसंद, सबसे सलाह लेगा। बेशक फैसला अपना करेगा लेकिन सलाह वो सबसे लेगा। ही विल टेक व्हाट सजेशन फ्रॉम एवरीवन। इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ये ना ग्रुप के में चलती है। और तीसरी पढ़ते हैं और लास्ट पढ़ते हैं, उसके बाद लीडरशिप के टॉपिक से बाहर आ जाएंगे। आ जाओ फटाफट लीडरशिप की तीसरी टाइप पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड LAISSEZ। या इसे पढ़ते किस तरीके से हैं, इसे पढ़ते हैं लेसे फेर, FAIRE लीडरशिप, FAIRE। LAISSEZ लेसेस फेयर लीडरशिप। फेयर लीडरशिप ऐसे पढ़ते हैं इसको। जो भी है ना, ये वाली लीडरशिप जो है इसमें क्या होता है, अब इस लीडरशिप को देखते हैं। ये एक ऐसी लीडरशिप है जहां पे सब कुछ जो है वो सबऑर्डिनेट्स में छोड़ दिया जाता है। बॉस जो है वो सबऑर्डिनेट्स के बीच में से हट जाता है, उन्हें फ्रीली काम करने देता है। करो जैसे काम करना है, बस दूर से बैठ के एडवाइस करता है, इंटरफेयर करता ही नहीं उनके काम के। ये लीडरशिप है ना, बस अपना काम करते जाओ, वो तुम्हें दूर से देखता जाएगा। कुछ गलत करोगे तो आगे समझा देगा, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से काम करो। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो लिखो ये क्या होती है, फटाफट इसको लिखो क्या होती है। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज This type of leadership is known as laissez-faire leadership. लिखो this type of leadership known as laissez-faire leadership, which means no interference in the activities of subordinates. Which means no interference in the activities of subordinates. इस लीडरशिप के अंदर इस तरीके से काम बनता है। मान लो ये एक सबऑर्डिनेट है A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। A को कुछ भी पूछना है B से पूछ सकता है,
इसको इससे कुछ पूछना है पूछ सकता है, इसको इससे कुछ पूछना है पूछ सकता है, इसको कुछ पूछना है पूछ सकता है, आपस में बात कर सकते हो। लेकिन बॉस कहाँ है? वेयर इज द बॉस? बॉस इज सिटिंग हियर, कैबिन के अंदर। ये वो लीडरशिप है, इसका डायग्राम ऐसा है, ठीक है जी। बॉस कहाँ बैठा है? बॉस तो बहुत दूर बैठा है अपने कैबिन के अंदर। ये लोग आपस में ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सलाह के साथ काम हो रहा है, एक दूसरे की सलाह लेके काम कर रहे हैं। बॉस बहुत दूर बैठा है अपने कैबिन में और वो डिस्टर्ब भी नहीं करता, इंटरफेयर भी नहीं करता इनके बीच में, ठीक है जी। बॉस जो है वो इंटरफेयर नहीं करता, वो डिस्टर्ब नहीं करता। ये बैठा बॉस बस दूर से वॉच करता है, वॉचिंग कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट बेस्ड लीडरशिप, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप कर लो, क्योंकि सब में सेंटर्ड लिखा है ना आपने। सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। सबसे पहले वाली कौन सी थी? ऑटोक्रेटिक, बॉस सेंटर्ड। उसके बाद डेमोक्रेटिक और ये वाली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। आई पास समझ में जी? वहां पे अकेला बॉस किंग है, वहां पे सबके साथ मिलकर काम किया जाता है ग्रुप सेंटर्ड में, और इसमें इन्हीं को काम करने दिया जाएगा। बॉस एक साइड पे बैठ जाएगा, बॉस इज सिटिंग एट अ साइड, ठीक है। बात खत्म हो गई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है, तीसरा नाम फ्री रेन लीडरशिप, FREEREIN, ठीक है जी। 3 नाम हो गए इसके। कभी कभी इस नाम से पेपर में आ जाती है, राइट, REIN, ठीक है जी। और लिखो इसके अंदर क्या होता है। इन दिस लीडरशिप लीडर gives a high degree of freedom to subordinates. Point number 2, in this leadership the group members, were your subordinates, in this leadership the group members work on their own way, to complete the task, and they resolve the issues themselves. ठीक है जी। आगे लिखो, पॉइंट नंबर 3 इसी में लिख लो। द लीडर इज देयर टू सपोर्ट, the leader is there to support them and to supply the required information, In this leadership, next point में, in this leadership, subordinates also assume responsibility for the work. To be performed. मतलब ऐसा नहीं कि उनको काम करने के लिए छोड़ देता, वो छलांगे मान लग जाएंगे, है गाने लगा के डांस करने स्टार्ट करते हैं, वो तो है नहीं, बॉस तो है नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कौन? सबऑर्डिनेट्स।
बॉस इंटरफेयर नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि सबॉर्डिनेट काम नहीं करते, काम करते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स आती है ना काम करते हुए, उसको अपने आप से रिजॉल्व करते हैं, बॉस को नहीं बुलाते। बॉस को तभी बुलाते हैं जब कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, बस जहां हमें समझना है कि इसके आगे अब करना क्या है। अदरवाइज बॉस को नहीं बुलाते, खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, खुद ही अपना काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हेल्प करता है ग्रो करने में, डेवलप होने में। इसमें जब आप ऐसी लीडरशिप में काम करते हो तो बहुत जल्दी आप डेवलप करते हो, ग्रो करते हो, क्योंकि आपके पास आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाती है कि अपने आप से डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। ठीक है जी, इसकी एडवांटेज ये है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसकी छोटी सी अब एक केस स्टडी और फिर आगे चलते हैं। छोटी सी एक केस स्टडी निकालो फटाफट जल्दी से आप। लीडरशिप के ऊपर एक केस स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप के ऊपर एक केस स्टडी और फिर उसके बाद हम चलेंगे कम्युनिकेशन की तरफ। इसका लास्ट एलिमेंट और चैप्टर खत्म। ठीक है जी, आ जाओ। लिखो एक केस स्टडी, लिखो प्रमोद वाज सुपरवाइजर Pramod was a supervisor at आटा कंपनी, कोई भी आटा कंपनी, व्हीट फ्लोर। Pramod was a supervisor at आटा कंपनी. The factory was producing 200 quintals of atta every day. Producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work goes on smoothly. His job was to make sure that the work goes on smoothly. And there was no interruption in production. And there was no interruption in production. He was a good leader. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of his group. ठीक है जी। अब आगे आपके लिए क्वेश्चन, जैसे तो पकड़ा गया होगा साफ, आपने पकड़ लिया होगा, साफ पता लग गया होगा कौन सी लीडरशिप। फिर भी क्वेश्चन आया आपके लिए, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप style being adopted by Pramod. Leadership style being adopted by Pramod. And write 2 advantages of that style. Write 2 advantages of that style. सिंपल है ना, पकड़ा गया ना आराम से। बोलो कौन सा स्टाइल है? अगर आपको
सही तरह से तीनों स्टाइल समझ में आ गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र स्टाइल। अगर तीनों स्टाइल समझ में आ गए, मतलब आप इसको, इस नाम को अगर बुलाने में प्रॉब्लम है तो हम क्या कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए तो फिर पकड़ेगी केस स्टडी। और ये छोटी सी केस स्टडी सीबीएसई 2015 के अंदर 3 मार्क्स में थी, 2015 3 मार्क्स। तो मतलब नंबर लाने हार्ड नहीं है केस स्टडी के अंदर, बस आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर में आप पढ़ क्या रहे हो। अगर साथ में रिवाइज करते रहो तो केस स्टडी में मार्क्स आते हैं। हाँ, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वो सब रटिफिकेशन हम लास्ट में कर लेंगे जब हम इसकी रिवीजन कर रहे होंगे 8 के 8 चैप्टर की। लेकिन पहले आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, पहले रटिफिकेशन नहीं, वो लास्ट में। ठीक है, तो लो जी, पकड़िए केस स्टडी। क्या आंसर स्टाइल है जी, बताओ ये? जिसके अंदर सबऑर्डिनेट से पूछ के फैसला लिया जाए वो डेमोक्रेटिक है ना? सिंपल सी बात है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़े। एक छोटी सी केस स्टडी और लिखो फटाफट जल्दी से, एक छोटी सी केस स्टडी लिखो, फिर मैं देखता हूं आप क्या आंसर देते हो इसका। रहीम वॉज वर्किंग in an enterprise on daily wage system या daily wage basis। Rahim was working in an enterprise on daily wage system। ठीक है जी, मुझे बात समझाओ। ओके, कौन था वो काम करने वाला? रहीम कंपनी में काम करता है, डेली वेज सिस्टम पे। आके लिखो, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स फॉर हिज फैमिली, ऑफ हिज फैमिली। हिज डॉटर फेल इल, बीमार हो गई ना, एंड ही हैड नो मनी फॉर हर ट्रीटमेंट, एंड ही हैड नो मनी फॉर हर ट्रीटमेंट। He had no money for her treatment. To meet the expense of her treatment, he participated in a cycle race. He participated in a cycle race and won the prize money. इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो बाद में साइकिल रेस में जाके बच्चों के लाश बनाना पड़ता है। He participated in the cycle race and won the prize money. The cycle company offered him won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. Permanent pensionable job, which he happily accepted. ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा, by quoting the lines from the above paragraph, identify the needs, ये बार में डिस्टर्ब करना मुझे बाहर, इसलिए ध्यान उधर जा रहा है। Identify the needs of Rahim that are fulfilled oblique satisfied by the offer of cycle company. Needs है।
नहीं, आगे पे को रुको, आराम से शांति से। नीड्स पूछा है, ठीक है। 5 तरह की नीड होती है, फाइन। 5 तरह की नीड होती है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स, और सबसे लास्ट में एक्चुअलाइजेशन नीड्स। 5 तरह की नीड होती है, आपको भूल गया होगा। आगे आ जाओ, फिर क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आल्सो एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आल्सो एक्सप्लेन 2 अदर नीड्स ऑफ रहीम। Also explain 2 other needs of Rahim, followed by above that are still to be satisfied. Followed by above that are still to be satisfied. अब सुनो मेरी बात। रहीम एक डेली बेस में काम करने वाला आदमी था। उसकी बच्ची बीमार हुई, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक साइकिल रेस में हिस्सा लिया और रेस जीत गया। कंपनी ने उसको एक जॉब ऑफर की। कौन सी जॉब मालूम है? कंपनी ने उसको ऑफर की परमानेंट पेंशनेबल जॉब, जिसमें पेंशन भी मिलने वाली, ठीक है, वो वाली जॉब ऑफर की। तो कंपनी ने उसकी कौन सी नीड पूरी की, पहला क्वेश्चन ये है। और जो कंपनी ने नीड पूरी की उसके अगली, 1 मिनट सुनो, जो कंपनी ने नीड पूरी की उसकी अगली 2 नीड्स और बताओ जो पूरी होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, पेंशनेबल जॉब की बात की थी, ठीक है जी। पेंशनेबल जॉब जो है वो मेरे ख्याल से जहां पे पेंशन की बात होती है और जहां बेसिक नीड्स की बात होती है, तो आप यहाँ पे एक की जगह 2 लिख सकते हो। पहली दोनों, साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मैंने वर्ड लिखवाया हुआ ना सेफ्टी नीड्स में, पेंशन एंड ऑल दैट, क्योंकि उसको परमानेंट जॉब मिली और परमानेंट पेंशनेबल जॉब, ये वर्ड उसने दे दिया, परमानेंट पेंशनेबल जॉब। तो पेंशनेबल जॉब की जब बात आती है तो वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है जी। और इसको लाइन कोड करने के लिए कहा है तो आप वही लाइन कोड कर दो, द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब, वो लाइन कोड कर दो। अच्छा, फिर उसने कहा अगली और 2 नीड बताओ। तो अगली 2 नीड कौन सी नीड चाहिए? एक तो सोशल नीड और दूसरी एस्टीम नीड, एस्टीम ईगो नीड होती है। सबसे पहली साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, और सबसे लास्ट में एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसके अंदर कुछ, हाँ, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत, बहुत जबरदस्त चाहत है ना, वो एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को प्रूव करने की चाहत, दैट इज एक्चुअलाइजेशन नीड। 5 तरह की नीड है। ये मस्लो हिरार्की से क्वेश्चन था और ये आया था आपको सीबीएसई 2014 3 मार्क्स, 2014 में 3 नंबर का आया, ठीक है जी। सीबीएसई 2014 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये बहुत छोटे छोटे सी क्वेश्चंस हैं और आपको इन्हें करना चाहिए। अच्छा, वो तो हमने कर लिया था ना, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में केस स्टडी कर ली थी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में केस स्टडी की थी हमने। इस चैप्टर में कितनी केस स्टडी की है हमने? सुपरविजन से केस स्टडी की थी, सुपरविजन से की थी केस स्टडी, मोटिवेशन से कितनी केस स्टडी की है? ठीक है, सुपरविजन की केस स्टडी हो गई। मोटिवेशन की कितनी केस स्टडी हुई है? मोटिवेशन की उसमें क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? अच्छा, फ्यूचर मोटिवेशन था। 2 केस स्टडी। आज कितनी हुई है? आज 2 की हमने। प्रमोद वाली कौन सी में से थी? लीडरशिप वाले में से। और ये वाली किस में से थी? मोटिवेशन। यानी हमने उसमें से नहीं की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसकी केस स्टडी नहीं की ना हमने, वो रह गई। एक भी नहीं की ना उसमें से हमने, एक भी नहीं की। आओ करते, एक जरा करें, लिखो जरा, एक लिखो, लिखो जल्दी से। देखो, नेहा इज वर्किंग एज, नेहा को ले आते हैं ना, नींद आ रही है इसको। नेहा इज वर्किंग एज द ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। नेहा इज वर्किंग एज
the human resource consultant in a firm manufacturing cosmetic. नेहा कौन सी कंपनी में गई थी जॉब करने के लिए जहाँ पे क्रीमें बनती है? एक तो कंसल्टेंट करेगी, ऊपर से लगाती रहेगी क्रीम। कौन सी कंपनी में जॉब मिली इसको? विच मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक। ठीक है जी, खाने वाली नहीं, लगाने वाली क्रीम है सिर्फ। आगे, विच इज फेसिंग अ प्रॉब्लम कॉस्मेटिक्स कॉमा which is facing a problem of high employee turnover. Which is facing a problem of high employee turnover. मालूम है ना क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर? काफी लोग छोड़ के जाते हैं, आते नहीं, आदि चलता रहता है। The CEO of the company high employee turnover. The CEO of the company has invited suggestions from her for retaining the talented employee and reducing employee turnover. समझ में आ रही कैसी अभी तक आपको? नेहा काम कर रही है कंपनी में एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। उस कंपनी की प्रॉब्लम ये है, पहले तो कंपनी बनाती है कॉस्मेटिक, दूसरी प्रॉब्लम ये चल रही है कंपनी में कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है। तो सीईओ ने बुलाया नेहा को और उसको बोला कि आप मुझे सजेशंस दो कि कैसे हम अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके कंपनी में और रिड्यूस कर सके इस हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। दो काम मांगे उसने। अच्छा, अब क्या हुआ, आगे लिखो। नेहा ने रिकमेंड किया है, नेहा रिकमेंड्स कि सबको सोने के लिए 8 घंटे या 20 घंटे का टाइम दिया जाए। नेहा रिकमेंड्स दैट the good employees be rewarded Neha recommends that good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees. समझ में आ गई होगी बात आपको? It creates a feeling of ownership among the employees, and at the same time makes them contribute towards the growth of the company. पता नहीं नेहा ने क्या सजेस्ट किया है कि ऐसा कुछ करो, उन्हें रिवॉर्ड दो जो अच्छे एम्प्लॉई हैं, और क्या रिवॉर्ड दो कि उनके अंदर एक फीलिंग आए कि ये उनकी अपनी खुद की कंपनी है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये नेहा का सजेशन था सीईओ को। ठीक है जी। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन लिखो। Identify the incentive suggested by Neha and explain its type. मतलब उसका नाम भी बताना है और ये बताना है कि वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, वो भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, आल्सो एक्सप्लेन एनी 2 other incentives of the same type. Also explain, सॉरी आता है, ये देखो अभी भी आया, ये लिखा हुआ
CBSE SQP 2016 4 मार्क्स। लेकिन एक बात बताऊं, आधे बच्चों को समझ आ गया होगा आपको कि कौन सा इंसेंटिव है। Any two other same type of the same type. Any two other incentive of the same type. वो उसने कहा कि मालिक मालिक वाली फीलिंग आए, उनमें मालिक वाली फीलिंग आ जाए। तो बोलो, अगर हम उन्हें अपना पार्टनर बना को पार्टनरशिप, उनके अंदर मालिक वाली फीलिंग कैसे आएगी? जब हम आप किसी मैनेजर को क्या बोलते हैं? मैनेजर बिकम पार्टनर, को पार्टनरशिप। वो कौन सा वाला इंसेंटिव था, फाइनेंशियल के नॉन फाइनेंशियल? तो पहले आप क्या लिखोगे? इट इज द फाइनेंशियल टाइप इंसेंटिव एंड द इंसेंटिव इज को पार्टनरशिप। फिर उसने क्या कहा, दो और बताओ उस तरीके के। तो बोनस है, पे एंड अलाउंस है, सैलरी, बहुत कुछ है। फिर बहुत सारे हैं। फिर फाइनेंशियल में तो बहुत सारे इंसेंटिव्स थे। नॉन फाइनेंशियल में मैंने 8-9 लिखवाए हैं, इसमें भी 8-9 है। तो 2 एक्सप्लेन कर दे, पकड़ी जाते ना केस स्टडी आराम से। केस स्टडी को आप पकड़ सकते हो अगर आपने थ्योरी को साथ के साथ पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप नहीं कर सकते। वो चलेगी एनसीआर गई, और कब आएगी? यानी डिबेंचर गया पानी में। सर प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट वगैरह और उसमें नहीं आ रही हो, परचेज कंसिडरेशन करते हैं ना। चलो आ जाओ, ये लो, एक और लिखो, एक केस स्टडी और लिखो, एक केस स्टडी और, ठीक है जी। लिखो, प्रशांत is the chief executive officer of a reputed company. प्रशांत is a chief, वैसे तो लिखवाते हुए भी जैसे आ रही है पर लिखना पड़ेगा। प्रशांत is the chief executive officer of a reputed company। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कभी नहीं पता प्रशांत कहाँ जाके बैठा मिलेगा। हो सकता है टीले में बैठा मिले, हो सकता है सड़क किनारे बैठा मिले, हो सकता है कंपनी के टॉप पे बैठा मिले, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। He introduced appropriate skill development. He introduced appropriate skill development programs and a sound promotion policy. Sound में अच्छी, sound promotion policy for the employees of his company. For the employees of his company, to motivate and retain the best talent in the company. He designed the jobs of the manager. He designed the jobs of the managers to include greater variety of work content. Greater variety of works content. ठीक है जी। अब सुन लो क्वेश्चन है,
Identify and explain the two incentives. Greater variety of work content, मतलब काम अलग अलग काम लिखो. Identify and explain the two incentives introduced by Prashant to motivate the employee of his company. इस छोटे से पैराग्राफ में दो इंसेंटिव्स हैं और ये वाली केस स्टडी देखो आप सीबीएसई 2017 4 मार्क्स में है, सीबीएसई 2017 4 मार्क्स. ये 4 नंबर में 17 में आई थी, पिछली 16 में आई थी. इसमें से केस स्टडी आती हैं, ये 100% है, 150%. इस चैप्टर में से 4 नंबर की या 6 नंबर की केस स्टडी आती है, 150%. इस किसी चैप्टर में मैं आपको बोलता हूँ ना 150% प्लानिंग, 150%. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में थ्योरी का आना 150%. यहां से डायरेक्टिंग में से केस स्टडी का आना 150%. ये केस स्टडियां पक्का आती हैं यहां से. ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से पक्की केस स्टडी आने आनी है. ये उनमें से एक चैप्टर है. और ये देखो केस स्टडी का टॉपिक क्या मालूम है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. इसी में से आनी है, इन चारों में से एक में आ जानी है. सुपरविजन में बनती नहीं केस स्टडी, बहुत छोटा टॉपिक है. मोटिवेशन में बनती है, लीडरशिप में बनती है और कम्युनिकेशन में बनती है. अभी बड़ा टॉपिक रह गया कम्युनिकेशन. बस पक्के नंबर है, बंदे बनाए नंबर. और फिर बच्चे वहां जाके क्या करते हैं, और बताइए कहां से आई, बताइए कहां से, वो वाला काम है. वहां पूछते हैं साथ में कहां से आई केस स्टडी, कौन से. ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर में से केस स्टडी है, क्योंकि इन्होंने केस स्टडी के वर्ड्स याद किए होते हैं. पूरा तो नहीं पढ़ा होता ना चैप्टर. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जॉब की बुक है ना, जॉब लोगे वो, उसके शुरू में ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं केस स्टडी के, उनको रट लो. और सामने चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर में ये वर्ड है, ये केस स्टडी है. अगर उनको रट लो तो 50% चांस होता है कि केस स्टडी पकड़ी जाए. बच्चे वो रट के चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं. लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना, फिर कोई जरूरत नहीं रेक्टिफिकेशन करने की, नो नीड एट ऑल. फिर आपको कोई वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, बस थ्योरी अच्छे से पढ़ी रहनी चाहिए, फिर केस स्टडी पकड़ी जाती है. बताओ इसमें अब दो इंसेंटिव कौन से? जॉब एनरिचमेंट. बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 100% करेक्ट आंसर है. पहला क्या है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा जॉब एनरिचमेंट. बिल्कुल सही आंसर है. यही दोनों इसने लिखे हैं. बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 100% करेक्ट आंसर. ठीक है जी. ये है हमारे पास खत्म हुआ. हमारे पास क्या खत्म हुआ ना, हमारे पास खत्म हो गया लीडरशिप और उसकी केस स्टडीज खत्म हो गई. ठीक है. अब आओ आगे चले और लास्ट में आए कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन, फटाफट से. कम्युनिकेशन का टॉपिक भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए कम्युनिकेशन को भी हम खत्म कर देते हैं. कम्युनिकेशन लिखो. व्हाट इज कम्युनिकेशन. अच्छा देखो, जब हमने सुपरविजन पढ़ा, सुपरविजन उसका कोई प्रोसेस पढ़ा ना, बस यही पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर, खत्म. लेकिन जब हमने उसके बाद सेकंड पढ़ा, सुपरविजन के बाद क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद मोटिवेशन का प्रोसेस था. मालूम है आप, मोटिवेशन का एक प्रोसेस था. क्या, सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड था ना, आपकी जरूरत अनसेटिस्फाइड हो. उसके बाद क्या था सेकंड नंबर पे, नहीं, उसके बाद क्या था, टेंशन, है ना. अनसेटिस्फाइड नीड किसको जन्म देती है, सेकंड नंबर पे टेंशन था ना. उसके बाद ड्राइव सर्च, मतलब उसको पूरा करने के लिए सर्च करना. पहले ड्राइव, बताओ आप एक्शन लेते हो, उठो यार. फिर उसके बाद सर्च, मतलब सबसे पहले भूख, खाने की बहुत भूख लगी, घर में कुछ नहीं है, मम्मी बाहर गई है, कोई है नहीं बनाने वाला. उसके बाद क्या हुआ, टेंशन, यार सुबह से कुछ नहीं खाया. फिर उसके बाद आप उठे बिस्तर से, हटा दे जाइए यार, खड़ा हो, कुछ करना पड़ेगा अपने आप. बिस्तर से उठ गया. उसके बाद सर्च करनी स्टार्ट की, कहा मैगी, कहीं मैगी मिल जाए, कुछ मिल जाए बनाने के. उसके बाद खाना बनाया,
मैगी के 4 पैकेट अंदर, 4 तो नहीं खाओगे आप, 3 मैगी के 3 पैकेट अंदर, तो क्या हो गया? सेटिस्फाइड, नीड सेटिस्फाइड। उसके बाद रिडक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन अब हट गई, अब भूख मिट गई, बस खत्म। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। और फिर हमने पढ़ा मोटिवेशन के अंदर क्या? मास्लोस कौन सी थ्योरी? हिरार्की, नीड हिरार्की थ्योरी, मास्लोस नीड्स हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जरूरत के हिसाब से इंसान कैसे मोटिवेट होता है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कौन सी जरूरत? साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद कौन सी जरूरत? एजुकेशन, पेंशन एंड ऑल दैट, है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद कौन सी जरूरत? सोशल, लोग भी मुझसे बात करें, मेरे अच्छे दोस्त बने। उसके बाद कौन सी जरूरत? एस्टीम, ईगो। और उसके बाद एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नीड। उससे भी, और उसकी कुछ एजम्पशन भी हमने पढ़ी, है ना। हमने ये भी पढ़ा कि मोटिवेशन जो है वो सबको मोटिवेट नहीं कर सकता। वहां पे बात खत्म हो गई। फिर हम आगे निकल आए और मोटिवेशन से आगे चलते हुए कहा आए हम? लीडरशिप पे। और लीडरशिप का भी हमने प्रोसेस नहीं पढ़ा, याद रखना, इट इज नॉट अ प्रोसेस। डेफिनेशन पढ़ी एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ी। 4 स्टाइल थे लीडरशिप के। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, 3 स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजे फेयर लीडरशिप स्टाइल। 3 स्टाइल हो गए। एक था बॉस ओरिएंटेड, दूसरा ग्रुप ओरिएंटेड, और तीसरा सबऑर्डिनेट ओरिएंटेड या सेंटर। ठीक है जी, बस। या फिर फ्री रेंज सिस्टम, वो हमने पढ़ा। ठीक है, ये हमने पढ़ा किसका? लीडरशिप का। प्रोसेस सिर्फ एक ही में आया, मोटिवेशन। अब आ रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन लिखो एक लाइन के अंदर। इट इज द प्रोसेस ऑफ exchange of ideas and information among the people to create common understanding. आ जाओ नेक्स्ट पे चलते। समझ में आ गया क्या है? सिंपल है ना। जरा पढ़ो तो क्या डेफिनेशन लिखी है आपने? It is the process of exchange of ideas and information among the people to create common understanding. है ना। सबको एक बात कॉमनली समझ आ जाए, इस तरीके से कम्युनिकेट करनी चाहिए कि सबको समझ में आ जाए। मतलब जैसे जहां पे आप खड़े हो, जिस जगह पे खड़े हो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड की अभी वही बात, एक अच्छा कम्युनिकेशन या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें। आप जाओ वर्कर्स को बात समझाने के लिए, और आप कंपनी के मैनेजर, ठीक है, हिंदी आपको आती नहीं, इंग्लिश उनको नहीं आती, इट्स अ बैड कम्युनिकेशन है। अभी मेरे जैसा गरीब आदमी वहां खड़ा हो जिसे इंग्लिश नहीं आती और सामने वाला इंग्लिश में पड़क पड़क करके बोल जाए, मैं देखूंगा पता नहीं क्या बोल गया। खाने का टाइम का कोई बताओ। जैसे हम गुरुद्वारे या मंदिर जाते हैं, पंडित जी जाके लगे रहते हैं बोलने में, बोल जय श्री राम जय श्री लगे रहते, बाद में बस ये देखते हैं खड़े देख के यार एक कब बजेगा, लंगर कब खुल रहा है बताओ पहले आप, सारी बातें छोड़ कर। ये होता है ना हमारे बीच में, इट्स अ पुअर कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें समझ नहीं आती क्या चल रहा है। जब सामने वाले की बात समझ ना आए ना तो फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, फिर फायदा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ और आप सिर पे आकर के बैठ जाते हैं, मतलब दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। बस पढ़ रहे हैं मतलब समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। हमारे जो चीजें हैं इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो दिमाग में घुस नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ आपको। बीएसटी का कोई टीचर इतना एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। मैं बहुत डीप में जाके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन, तभी कभी कभी कहानियां भी जोड़ता हूँ बीच में, ताकि कहीं दिमाग में कहानी रह जाए। दिमाग में कभी कभी कहानी फंस जाती है, ये सब बातें निकल जाती है, लेकिन स्टोरी नहीं भूलता इंसान। अगर घर जाके एक बार रिवाइज करे तो, अगर एक दिन के बाद भी रिवाइज करोगे ना तो बीएसटी कभी नहीं आ सकती, कुछ भी कर लेना आप। सच्ची बोलता हूँ, एक दिन के बाद भी अगर आपने रिवाइज किया, 15 मिनट आज वाले काम पे दे दो, बाकी हफ्ते में 3 दिन दे दो बीएसटी को, बहुत है। 15 मिनट रोज, 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स रोज, और 3 दिन हफ्ते में बीएसटी पढ़ लो 1-1 घंटे के लिए। हफ्ते में 3 दिन 1-1 घंटा और 15 मिनट रोज, तो कितने घंटे बने?
एक एक घंटा रोज हो गया तो 3 घंटे वो हो गए, और 15 मिनट रोज किए तो कितने हुए एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते में 7 दिन है, कितने घंटे बने? डेढ़ तो वैसे बन गया, हाँ। पौने 2 बन गया, 4.5 घंटे हैं पौने 2। ना। एक एक 3 घंटे तो रोज हो गए, एक एक घंटा हफ्ते में 3 दिन, और 15 मिनट रोज भी पढ़ना है साथ में। तो 6 दिन का 1.5 हो गया, हाँ पौने 2। ओए 15 मिनट बोला, पौने 4 हो गए, पौने 4 घंटे हफ्ते में बीएससी पढ़ने की बात कर रहे हैं। 3 घंटे 45। 15 मिनट बोले। हाँ 15 मिनट रोज, 15 मिनट ऑन डेली तो बेसिस। मैं 15 मिनट की ही बता रही हूँ। हाँ 15 मिनट रोज, एक हफ्ते में कितने घंटे हो गए? 1.5। एक हफ्ते में हो गया 1 घंटा 30 मिनट, और 3 घंटे वैसे पढ़ लो तो कितने हो गए? 4.5 घंटे। चलो संडे को ऑफ छोड़ दो, 4.5 घंटे हो गए। एक हफ्ते में 4.5 घंटे बीएसटी पढ़ने की बात कर रहा हूं, और इतना ही पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स को। पर इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे? आधा घंटा रोज। इकोनॉमिक्स आधा घंटा रोज, तो 6 दिन हो गए हफ्ते में, 6 इंटू 30 कितना हुआ बताओ? है 3 घंटे। और फिर जो घर से यहां से पढ़ के गए हो, इधर से जो पढ़ के गए हो, उसको 15 मिनट रोज पढ़ लो। तो बोलो ना सीधा 45 मिनट रोज। जो यहां से पढ़ के जाते हो उसको 15 मिनट रोज पढ़ना है, उसको 15 मिनट रोज पढ़ लो बस। और ऐसी अकाउंट्स के अंदर, ऐसी अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में जो यहां से पढ़ के गए हो, अगर मान लो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, वही आपने घर जाके करने हैं, तो 1 घंटा करंट जो आप यहां से पढ़ के गए हो उसको रिविजन करने के लिए 1 घंटा। उसके बाद आपकी श्रद्धा, मैं कभी नहीं कहता अकाउंट्स में लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड टाइम लगा सकते हैं आप, लेकिन 1 घंटा वो तो पढ़ो जो यहां से पढ़ के गए हो। इधर अगर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आप उसके 2 कर लो, कैसे 2 तो 15 मिनट में खत्म हो गए थे, तो पिछले कर लो। पिछले तो बहुत कर रखे हैं हमने, चैप्टर के चैप्टर खत्म हो रखे हैं, पूरी किताब खत्म होगी, पार्टनरशिप पूरी बुक खत्म होने वाली है, कंपनी अकाउंट्स 2.5 किताबें खत्म हो चुकी हैं, करते रहो कुछ, है कि नहीं? बहुत कुछ है करने के लिए। तो ये रोज के रोज जो है ना, जैसे खाना खाना है कि चपाती साथ में राइस भी लेने हैं, साथ में दही का रायता भी चाहिए, साथ में सब्जी भी चाहिए, साथ में सैलेड भी चाहिए, कभी कभी हरी मिर्च भी चाहिए, थोड़ा सा अचार भी कभी कभी साथ में रखना है, चटनी मम्मी ने बना रखी है, वो सब जो थाली में सजा के आप खाते हो ना, खाना खाने बैठते हो, ऐसे पढ़ने के लिए बैठा करो, दिल खुश करके, खुशी खुशी बैठा करो, मजे के साथ। अरे वाह, चटकारा लेके खाना खाते हैं ना कभी कभी जब बहुत भूख लगी होती है ना, ऐसी मजे लेके पढ़ने के लिए, वाह ले आ किताबें सारी, आज पढ़ते हैं दिल खोल के, ऐसे पढ़ाई करो। टेंशन लेके मत पढ़ा करो, दिल सिर पे हाथ रखे हो यार पढ़ना पड़ेगा, फिर मजा नहीं आया। ठीक है, चलो आ जाओ कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाओ। कम टू कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ना मम्मी के लिए पढ़ना ना पापा के लिए पढ़ना, तो अपने लिए, खुद के लिए। तो आओ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेंटर मैंने जो मैसेज दे रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो बोल रहा है, वो कौन है? सेंडर, मैसेज भेजने वाला। ठीक है जी। फिर सेंडर ने क्या भेजा? मैसेज। भेजने वाला आदमी, और क्या भेज रहा है? मैसेज। ये प्रोसेस है। ठीक है जी, लिखते जाओ साथ साथ। सेंडर ने क्या दिया? मैसेज दिया, और उस मैसेज को क्या किया गया? एनकोड किया गया, मतलब उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, एनकोडिंग। ठीक है जी, एनकोड किया गया उसके अंदर। फिर भेजने का तरीका क्या है? फोन है, टीवी है, या इंटरनेट है, या वो है क्या बोलते हैं, लेक्चर है, या क्लासरूम है, दैट इज मीडिया, मोड ऑफ सेंडिंग द मैसेज। एसएमएस है, व्हाट्सएप है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज द वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? इसको डीकोड किया गया। डीकोड करने के बाद क्या हुआ? मैसेज पहुंच गया, जिसको अपनी भाषा में मैसेज समझना था उसने समझ लिया, डीकोड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैसेज रिसीव कर लिया गया। किसने रिसीव किया? रिसीवर ने रिसीव किया। ठीक है जी। और मैसेज सुनने के बाद अब जब रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया, मैसेज को समझ लिया, अब वो क्या देगा? सेंडर को फीडबैक। अब वो सेंटर को क्या देगा? भाई तेरा मैसेज समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ कहते हैं छोड़ना, वो कराए, वो अलग काम। ठीक है जी, आ जाओ। तो फिर अब ये क्या देगा रिसीवर को? फीडबैक। और ये फीडबैक किसको पहुंच जाएगी? और ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक चीज आती है,
यहां उसे कहते हैं नॉइस। कभी कभी सामने वाला जब मैसेज भेज रहा होता है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा होता है, बीच में मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क ठीक नहीं है ना, कुछ इंटरफ्रेंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इंग्लिश में बोल रहा है, आपको हिंदी आती है, वो हिंदी में बोल रहा है, आपको इंग्लिश आती है, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। ये है वो नॉइस। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंडर रिसीवर के बीच में नॉइस, नॉइस मैंने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना फोन में। कई बार ओए बोलिए क्या बोल रहा है, दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा 3 बार बोल देते हैं फटाफट, है ना। सॉरी, बहुत सारी चीजें नॉइस में, हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस SE है, या नॉइस SE है ना, NOISE, ये सारे के सारे, ये सारा का सारा जो है ना प्रोसेस है। लेकिन ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें 2 लाइनें लिखनी है। सेंडर कौन? मैसेज भेजने वाला। मैसेज क्या? जो मटेरियल वो भेजने वाला, है ना। आपने फोन उठाया हाथ में, टू सेंड अ मैसेज टू प्रशांत, तो आप क्या हो गए? सेंडर। आपने लिखा कट 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 फोन पे, दैट इज व्हाट? मैसेज, जो आप लिख रहे हो। फिर ये इनकोडिंग तब है अगर वो कुछ अलग लैंग्वेज समझता है और आप कुछ अलग लैंग्वेज लिखते हैं। मान लो एक चाइनीज से बोला शिंग शॉन्ग शिंग, आपको समझ नहीं आती ये शिंग शॉन्ग शिंग क्या है ना। वो पहले इनकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, फिर आप डिकोड करोगे उसको अपनी लैंग्वेज में, तभी समझ में आएगी ना। अगर एक चाइनीज दोस्त आपको मैसेज भेज रहा है और बोल रहा है शिंग शॉन्ग शिंग, यहाँ कोरोना बहुत है, वो बताना चाहता है आपको, लेकिन आपको तो समझ नहीं आ रहा, आपको तो समझ नहीं आ रहा है ना, आपको तो समझ में नहीं आ रहा नहीं बात को, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये इनकोड करना और डिकोड करना, भेजने वाला अपनी लैंग्वेज में इनकोड करेगा जैसे उसको भेजना है, और प्राप्त करने वाला डिकोड करेगा जैसा उसको समझ में आता है। बीच में कौन है? मीडिया। मीडिया मैंने द मोड ऑफ सेंडिंग द मैसेज। जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हो तो व्हाट्सएप क्या हो गया, इसमें फोन क्या हो गया? मीडिया। आप मेल डाल रहे हो तो ईमेल मीडिया हो गई। आप अखबार में लिख के भेज रहे हो तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गई। आप अगर क्या बोलते चिट्ठी लिख के डाल रहे हो तो लेटर मीडिया हो गया, जैसा आप मैसेज भेज रहे हो, है ना। दैट इज द मोड ऑफ सेंडिंग द मैसेज, मीडिया। इनकोड का मतलब जो भेज रहा है वो अपनी भाषा में उसको इनकोड करता है। डिकोड का मतलब जो रिसीव करने वाला है वो अपनी भाषा में डिकोड करता है, ठीक है नहीं। अलग अलग मतलब होते हैं अलग अलग साइंस के अलग अलग जगहों पे। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे विक्ट्री का साइन देते हैं। अभी यही साइन अगर आप युगांडा में दे दो आपको पीटेंगे। क्यों? वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है उसका ये वाला साइन है और जो वहां पे रूलिंग पार्टी है NRM उसका ये वाला साइन है। वो ऐसे करता है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कभी ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा। जो NRM अभी इलेक्शन होने वाले हैं, युगांडा में इलेक्शन चल रहे हैं 22 से पता नहीं, हाँ 22 दिसंबर को, पता नहीं 20 दिसंबर को इलेक्शन है युगांडा प्रेसिडेंट इलेक्शन। 30 साल से एक ही प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। हाँ 30 साल से एक ही प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। मेरा दोस्त बोल रहा था लेकिन मैं जाऊंगा मार्च में पक्का। 30 साल से ना एक ही प्रेसिडेंट चल रहा है वहां पे। प्रेसिडेंट रिवरी कोगेता मुस्वेनी, वाई के मुस्वेनी, वही है। 30 साल से एक ही प्रेसिडेंट चल रहा है। आदमी है है ना, वाई के मुस्वेनी, उसका नाम है वाई के मुस्वेनी। तो 30 साल से वही प्रेसिडेंट है। अभी उनके इलेक्शन होने वाले हैं। वो ऐसे ऐसे करते हैं हर एक को। NRM पार्टी का साइन ये है। वो ऐसे कर दो तो पकड़ के पीट देंगे NRM वाले, बोलेंगे अपोजिशन पार्टी का आदमी। हमारे यहाँ विक्ट्री का साइन, हमारे यहाँ पे विक्ट्री का साइन है, वहां पे इसका मतलब है FDC। 2 पार्टियां वहां, नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट NRM और दूसरी है FDC, फेडरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी। दो पार्टियां वहां पे जो आपस में, जैसे हमारे कांग्रेस और बीजेपी है ना, वहां पे NRM और FDC है। FDC वालों का ये साइन है, NRM का ये साइन। तो सामने से अगर येलो कमीज डाल के कोई आ रहा है, पीली कमीज, तो मतलब NRM का आदमी है, ऐसे करो। अगर ब्लू डाल के आ रहा है तो फिर ऐसे करो। उनके साइन भी अलग अलग है, उनके कलर भी अलग अलग है। येलो कलर बोले तो NRM और ब्लू कलर बोले तो, और लाल वाली भी आई है अभी एक वहां पे बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, सिंगर बॉबी वाइन। बॉबी वाइन है तो पीने वाली, वो वाइन के गाने से बड़ा हिट हुआ था, उसका नाम पड़ गया बॉबी वाइन। वो सिंगर भी खड़ा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसका रेड कलर है। जो उसके वाले जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, वो रेड कलर की कैप डाल के घूम रहे हैं। और उनका क्या साइन है? उनका नहीं मुझे मालूम, वो सीरियस चल रहा है अभी काम वहां पे। इस बार 3-4 लोग खड़े हैं इलेक्शन में और बड़ा तगड़ा सीरियस प्रोग्राम चल रहा है। बड़ी लड़ाइयां भी हो रही है, ये टीयर गैस और ये सब कुछ भी चल रहा है वहां कंपाला में, जहाँ पे हम रहते थे। मेरे दोस्त बताते रहते हैं मेरे को, ठीक है। तो ये सारी कहानी है ना। तो ये देखो जो साइंस है ना, साइंस उसका बड़ा तगड़ा क्या बोलते हैं मेथड है। ये इनकोड और डीकोड का बड़ा मेथड। बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते, पर वहां सारे हम यूज करते हैं। वहां यूज करते हैं पर यहाँ यूज नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत सारे साइंस हैं, हम यहाँ यूज ही नहीं कर सकते। वहां हम यूज करते हैं साइन को, वहां हमको गंदा नहीं मानते, यहाँ हमको गलत मान लेते हैं, तो इसलिए ये एनकोड और डीकोड बना। ठीक है जी, चलो ये तो ये प्रोसेस है। लिखो सबसे पहले आप सबसे नंबर 1 पे सेंटर, सबसे पहला लिखो सेंटर। ये कौन है? सेंटर मीन्स द पर्सन, center means the person who convey his thoughts or his ideas, to the receiver. The sender is the source of communication. The sender is the source of communication. ठीक है जी, अगर सेंडर ना हो तो कोई मैसेज नहीं होएगा, बात ही खत्म। अगर आपके दिमाग में आए चलिए यार फोन उठा के एक एपी को मैसेज भेजता हूं, तो यू आर द सेंडर। अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं आए कुछ, या मान लो कोई आपकी प्लानिंग ना हो, चलिए पीछे दिन चलते हैं, एपी को मैसेज डालता हूं, उठाया फोन आपने, यू आर द सेंडर, यू आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं आएगा तो कोई मैसेज नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो दूसरा लिखो, उसके बाद मैसेज। मैसेज क्या होता है? इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, या कंटेंट ही बोलेंगे ना, CONTENT, कंटेंट। इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज और फीलिंग और सजेशन और ऑर्डर etc, which a sender is intended to communicate. Sender is intended to communicate, जो आपके दिमाग में इंटेंशंस हैं भेजने की। ठीक है जी, intended to communicate। अब आ जाओ तीसरा आदमी, तीसरा एनकोड क्या है? लिखो, तीसरा है एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज, into symbols such as, अच्छा आजकल ना ये बहुत यूज हो रहा है एनकोड, मालूम है आपको? आपने अभी भेजना है, याद है आपको? हाँ, अभी देखो ना आजकल व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, आपने अभी एपी को भेजना है वेरी हैप्पी, तो लिखोगे नहीं आप, क्या करते हैं आप? एक स्माइली डाल के छोड़ देते, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। चेंज करते हैं ना मैसेज कन्वर्ट, उसको समझ में आता है स्माइली अगर हंसता है तो मतलब खुश है, और ऐसे मुंह उल्टा कर दिया तो मतलब आप दुखी हो। बात है ऐसे यार, ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके बोलेंगे धृति, ये धृति है, ये बहुत खुश है, और ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे है, ये भी धृति है लेकिन ये बहुत दुखी है। मेरी नाक मेरी आंखों से तो बिल्कुल ऊपर नहीं है। क्या? अच्छा नाक यहाँ बिंदी, ये बेटे नाक दी थी रजे, ये बिंदी थी, नाक यहाँ है, तू भी नाक लेगी इसको, वो नाक नहीं है, बिंदी भी तो लगा सकते हैं ना इंसान। तो धृति यहाँ पे खुश है, यहाँ पे बोलो, अगर धृति ये मैसेज डाले नेहा को, तो नेहा क्या समझेगी? आई एम वेरी हैप्पी। और ये डाले तो फिर नेहा तुरंत फोन करेगी कि मर गया होना, किसी आपका है, फिर बोलेगी नहीं बस ऐसे ही, मम्मी ने 2 लगा दी। समझ रहे आप बात? इसे बोलते हैं इनकोड करना, मतलब मैसेज को कन्वर्ट कर देना सामने वाले को समझाने के लिए, सिंबल्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, या इसके अंदर किसी भी चीज में, मतलब चेंज कर देना, है ना? लिखो आप, क्या लिखा आपने? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स etc. नेक्स्ट इज मीडिया। लिखो, इट इज द पाथ
through which encoded message is transmitted to the receiver. Transmitted to the receiver. For example, face to face communication. सारे याद है। For example, face to face communication, comma, लेट हो गया क्या? फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, उसके बाद मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, ईटीसी. मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल और ईमेल हुआ, इंटरनेट हुआ और बहुत कुछ. चलो ठीक है, आगे कल करेंगे.